हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको क्वांटम संख्या से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो आपको बताए गए थे और उसके लिए मैंने 2-4 क्वेश्चन आपको दिया भी था। तो कुछ विद्यार्थियों के आए हुए हैं प्रश्न जो उनके उत्तर दिए हैं, जैसे एक रागिनी मिश्रा का, दूसरा शिवम का और तीसरा अंजनी पाल का। ऐसे ही सभी विद्यार्थी हैं। आप सोचते होंगे बस सर 3-4 लोगों का नाम आपको पता रहता है। भाई जो पहले आंसर करते हैं उन्हीं के नाम अनाउंस किए जाते हैं। आंसर तो बाकी लोग भी करते हैं, तो आप लोग यही बस ध्यान रखिए कि सब लोग जल्दी से करने का प्रयास किया करिए। करते हैं सब लोग, अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा और अपनी स्पीड बढ़ाइए और इसके बाद आप लोग फर्स्टली आंसर करते हैं तो काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आगे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आज इसी चैप्टर का। अगला टॉपिक होगा आज का हमारा, वो है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत मतलब हाइजेनबर्ग ने जब डी ब्रोगली का इक्वेशन जो बताया गया था हमें पीछे, जिसमें डुअल नेचर था उसका, और उसी डुअल नेचर को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया है। मतलब ये कहा जाता है कि अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो दो तरह से व्यवहार करता है, अर्थात उसमें कण के जैसा भी और तरंग के जैसा भी, ऐसा गुण होता है यदि, तो स्थिति क्या होती है कि उनके मान में थोड़ी बहुत अनिश्चितताएं आ जाती है। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन हम आपसे करेंगे पाउली के अपवर्जन नियम पर और तब जाकर के ऑफ-बाउ नियम पर। ठीक है, चलिए या तो पहले ऑफ-बाउ नियम पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ते पाउली वाला। हाँ, मैंने आपको क्या बताया कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ये एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है, किसका? हाइजेनबर्ग का। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है, ये आप जानिए पहले। हाइजेनबर्ग के अनुसार ही किसी अतिसूक्ष्म गतिशील कण की, किसी अतिसूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति और वेग अथवा संवेग, किसी अतिसूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति और वेग अथवा संवेग का यथार्थ रूप से निर्धारण एक साथ करना असंभव होता है। क्या कहा आपने? किसी अतिसूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति और वेग अथवा संवेग का यथार्थ रूप से निर्धारण एक साथ करना असंभव होता है। बात आई समझ में कुछ आपको? क्या कह रहे हैं आप यहाँ पे? जैसे ये कहा जा रहा कि एक ही कण है, अगर हम उससे क्या करते हैं, कहे एक बार ये कण जो है इसकी स्थिति क्या है, सपोज कि एक छोटा सा पार्टिकल आपने लिया है और आप ये कह रहे हैं कि ये अभी अस्थाई है, मतलब स्थिर कण है, और उस क्षण आप उसके वेग का कहेंगे भाई इसका वेग 0 है। अगर वो कण क्या है, कहते गति कर रहा है, तो जब गति करता हुआ वो जाएगा तो उस टाइम उसके वेग का निर्धारण कर रहे हैं। भाई स्थिति उसकी क्या है, गतिशील है। अब कहां पे जाके रुकेगी वो बाद में निर्भर करेगा, अर्थात दोनों का निर्धारण हम लोग एक साथ नहीं कर सकते। बात समझे ना आप? तो बातें क्या बताई गई कि किसी अतिसूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति और वेग का स्थिति अथवा और वेग अथवा संवेग का निर्धारण एक साथ किया जाना असंभव है। ठीक है, तो इसके लिए जो मैथमेटिकल टर्म्स एक दिया था इन्होंने, वो ये था कि अगर स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स, वेग में अनिश्चितता डेल्टा वी हो, तो ये h/4 m क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी
ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम। ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहां पर ये बता रहे हैं अभी कि यदि किसी भी अति सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति और वेग अथवा संवेग का निर्धारण करना हो तो एक साथ दोनों का किया जाना संभव नहीं होता। ठीक, इसके लिए इन्होंने एक क्वेश्चन दिखाया है यहाँ पे, जहां डेल्टा एक्स कण की स्थिति में अनिश्चितता को बताती है, डेल्टा वी जो वो वेग में अनिश्चितता को दर्शाती है, एम उस पदार्थ का द्रव्यमान होता है क्योंकि द्रव्यमान में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा, और एच यहाँ पे प्लांक नियतांक है। ठीक है। अब आपसे ये कहा जाए कि यदि हम किसी कण की स्थिति एक बार निर्धारित कर लिए हैं तो उसके वेग में अनिश्चितता आएगी, और यदि हमने कहा उसके वेग में हमने वेग का निर्धारण किया है तो ऐसी स्थिति में वहां उस कण की स्थिति में अनिश्चितता आएगी। तो अगर ये कण आप कहते सर हम दोनों एक साथ काउंट करना चाहते हैं तो भाई उसके मान में h अपान 4 पाई एम, h अपान 4 पाई एम या उससे अधिक, या तो उसके बराबर या उसके अधिक क्या होंगी अनिश्चितता आपको मिलेगी। समझे आप क्या कह रहे हैं कि यदि आप कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना चाहते हैं तो उसके मान में या तो h अपान 4 पाई एम के बराबर या उससे अधिक की अनिश्चितता आपको मिलेगी। ठीक है। अब आप जानते हैं क्योंकि डेल्टा P इक्वल टू एम डेल्टा V, मतलब क्या हुआ कि ये डेल्टा P जो यहाँ पे शो किया जा रहा है, P संवेग को बताता है, डेट मीन मोमेंटम को, और m उसका मास, पार्टिकल का मास जो यहाँ दिखाया जा रहा है, और ये पार्टिकल का वेग, डेट मीन वेलोसिटी। तो डेल्टा P इक्वल टू एम इंटू डेल्टा V, मतलब क्या कहा जा रहा है, क्योंकि मास में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, और जब ऐसे चेंजेस नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको ये पता है कि वो हमेशा स्थिर रहेंगे, उसके मान अर्थात द्रव्यमान का मान कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को आप संवेग कहते हैं। तो देखिए अगर ये ऊपर का इक्वेशन जो है हमारा, इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। इसके स्थान पर हम डेल्टा पी रख देते हैं, ये डेल्टा पी आपने रख दिया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, ये है। ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, ये इसका रूल है। और यहाँ पे अब आप ये कह सकते हैं कि यदि हम कण की, जो यहाँ डेल्टा पी दिखाया जा रहा है वो कण के संवेग में अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है, और डेल्टा एक्स जो है वो कण की स्थिति में एच प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.626 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर आप अगर ये कहना चाहें कि हम कण की स्थिति और संवेग, कण की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना चाहें, तो उनमें ये कभी नहीं हो सकता कि उनमें अनिश्चितता ना आए। मतलब अगर उनकी मान में अनिश्चितता आएगी तो वो कितनी होगी, वो या तो h अपान 4 पाई के बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी। ठीक है। तो बातें यहां तक समझ में आई। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में बस इतनी ही बातें आपको जाननी थी ना। एक बार इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए और इसके मेथड को देख लीजिए, जो मैथमेटिकल रूप इसका दिखाया गया है आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे आपको अगला रूल बताता हूं। चलिए नोट करिए। नोट किया सबने, आगे बताया, बोलिए आ गया। चलिए देखिए, अब हाइजेनबर्ग का हो गया
अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं आपके। तो आज आपको बता देते पहले पाउली का, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें रहा समय ऐसा तो हम आप बाउ के रूल पे भी डिस्कस करेंगे आपसे, और अगर ऐसा कुछ नहीं रहा तो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ पाउलीज। एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ पाउली। पाउली का नियम क्या कहता है यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने क्वांटम संख्या पढ़ी, क्वांटम संख्या में बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उसमें कई तरह के हमको डिफरेंसेस भी दिखाई दिए होंगे, तो मैं उन्हीं को लेकर के यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इस कॉन्सेप्ट में बस आपको ये बताया जाएगा कि जो क्वांटम संख्या है वो किस तरह से चेंजेस शो करती हैं, उन्हीं के बारे में आपको इस सिद्धांत में या इस नियम में बताया जाएगा। तो देखिए क्या कहता है रूल इसका, पहले मैं आपको बता दूं। पाउली का जो अपवर्जन नियम है, इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है किसी परमाणु कक्षक में उपस्थित, किसी परमाणु कक्षक में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, क्योंकि कंपैरिजन करवाने के लिए भाई कम से कम दो लोग होने चाहिए। अकेले मैं अपने आप से कंपैरिजन कर लूं कि मैं सबसे खराब पढ़ाता हूं, मैं सबसे खराब पढ़ाता हूं, तो सबसे खराब पढ़ाता हूं भाई किससे कंपैरिजन कर रहा हूं। अगर मैं खुद अपने आप से कह रहा हूं कि मैं कभी बहुत खराब पढ़ाता था, अब उससे भी ज्यादा खराब पढ़ा रहा हूं, तो क्या इसका मतलब निकला कि भाई कंपैरिजन करने के लिए कोई और है ही नहीं। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि मैं अगले जो अगला पर्सन है उसकी अपेक्षा में बहुत खराब पढ़ाता हूं, ठीक है ना, उसकी अपेक्षा में बहुत खराब, इसका मतलब वो मुझसे अच्छा पढ़ाता है, मेरे पास उससे कम जानकारी है, मेरे पास उससे कम नॉलेज है, मेरी पर्सनालिटी उससे कम अच्छी है। बस सारी चीजें क्या दिखाई जाए एक दूसरे से, यानी कि एक का अधिक हो रहा है एक का कम हो रहा है, दोनों में इक्वलिटी नहीं आ रही। कम से कम दो लोग और हो सकते हैं, 2-4 की कम संख्या आ जाए। तो यहां पर कंपैरिजन कराने के लिए मिनिमम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे अगर हमें 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना करवानी होती है, वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में, उसकी ऊर्जा के बारे में हम निर्धारण करना चाहते हैं तो कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए जैसे बात कर रहे थे हम आपसे, इस नियम के अनुसार कहा जाता है कि किसी परमाणु कक्षक में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता। किसी परमाणु कक्षक में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी परमाणु कक्षक में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता है। आप बात समझ पा रहे हैं भाई, एक परमाणु कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं और दोनों विपरीत डायरेक्शन में रहेंगे भाई, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो आप ये कहते सर हम एक ही सबसे ले लेते, उसमें हमको हो सकता है मिल जाए एक जैसा ना। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं अभी कि वो इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग डिफिनेशन पे एकदम कंफर्म हो लीजिए कि हाँ डिफिनेशन मुझे आ गई है। मैंने क्या बताया कि किसी परमाणु कक्षक में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी परमाणु कक्षक में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता है। चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता है, यही है पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक, बात यहां तक समझ में आ रही है। चलिए दिखाते हैं हम आपको एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 1s2, क्या दिया गया 1s2, ठीक है। तो जब 1s2 दिया गया, अब आप इसमें ये समझाओगे, पहले इसके चारों क्वांटम संख्या निकालते हो। हमने क्या किया यहाँ पे प्रथम इलेक्ट्रॉन का, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो भाई आप बताइए पहले n का मान कितना आया, 1 आ गया, n बराबर 1 आया। s के लिए l का मान क्या होता है, 0 होता है, चाहे वो 1s हो चाहे वो 7s हो, हमेशा n के लिए s के लिए l का मान हमेशा 0 ही आता है। फिर इसी तरह से जब s का मान 0 तो m का मान भी 0, ठीक है ना। और इसके बाद जो s का जो यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन आपने भरे हुए हैं, क्योंकि s में केवल एक ही ऑर्बिटल होते। यदि मैं पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो इसमें s का मान +1/2 होगा। सही है ना। n का मान 1 हो गया, l का मान 0 होगा, क्योंकि s सबसेल था। जब l का मान 0 तो m का मान भी 0 आएगा और s का मान +1/2, चूंकि पहला इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है। अब आप देखिए दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात अगर आपसे करें, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि आपने डिफिनेशन में क्या बताया भाई, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता है। यही बातें तो आप बता रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं यहाँ पे फिर से। n का मान तो वही रहेगा, क्योंकि हम उसी में निकाल रहे। मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, पहले के लिए हम निकाल रहे थे तो ये निकला। अब दूसरे की बात करते हैं। n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर भी 0 आएगा। ठीक है। और s का मान जो आएगा वो -1/2 आएगा। s का मान क्या आएगा, -1/2 आएगा। तो क्या मतलब निकला यहाँ पे, जो डाउनवर्ड में आ रहा है उसका मान -1/2 हो गया, जो अपवर्ड में आ रहा है उसका मान +1/2 हो गया। अब आप एक चीज यहाँ ये देख रहे हैं कि सर यहाँ n l m ये तो बराबर हैं, तो यहां सिर्फ एक ही तो है जो बराबर नहीं आ रहा है। भाई मैं क्या कह रहा हूं, चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि हमेशा आपको 1 ऐसी दिया जाएगा। हो सकता है 2p दे दे, 3d दे दे, 4f दे दे, कुछ भी दे सकता है ना। तो उसके एवरेज में आपको ये बताना है कि इसके मान कभी भी, अगर मान लीजिए n सेम आया, l सेम आया तो m डिफरेंट हो सकता है। भाई n सेम आया, l सेम आया, m सेम आ रहा है तो s डिफरेंट आया। सपोज करिए कि भाई n सेम आ गया, l सेम आ गया, s भी सेम आ गया तो m डिफरेंट आएगा। बात समझे ना। तो m कैसा है, डिफरेंट आएगा। तो ये है पाउली का अपवर्जन नियम। चीजें समझ में आ रही हैं आपको ना। इसमें कहीं कुछ दिक्कत है किसी को नहीं। तो यहां तक अगर आप समझ गए हो, आप इसमें और एक दो एग्जांपल देख सकते हैं। जो मैंने कल क्वेश्चंस दिया था उसमें कई इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा आपसे की गई थी। आप किसी भी एक परमाणु कक्षक का 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए और उस पर आप अपनी गणना कर सकते हैं, चाहे वो p के लिए हो या फिर किसी अदर के लिए। ठीक है ना। तो चीजें अगर आपको समझ में आ रही होंगी तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा आपको, जो पाउली का अपवर्जन नियम आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना। अब इसके बाद एक अगला नियम है हमारा, वो है हुंड का नियम। किसका, हुंड का नियम। आइए उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। इसको हटा दें, एग्जाम्पल आप लोग खुद से कर लेंगे। चलिए अगला नियम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज, हुंड का नियम। हुंड का नियम बहुत ही इजी रूल इसका, हुंड प्रिंसिपल। इसका हुंड प्रिंसिपल क्या बोलता है इसका नियम, इसको सुनते हैं पहले। इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि किसी भी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उसके प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। क्या कहता है हुंड का नियम, कि किसी परमाणु कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकते हैं जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। ठीक, क्या बोला मैंने भाई, यहां मैं आपसे कह रहा हूं हुंड का जो नियम कहता है, आपके पास कक्षक आएंगे तो उस कक्षक में आपको यह बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बने। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या कहती थी, उसका अभिविन्यास तो बताती थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही तो बताता था कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन वहां पे फिल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो आप फिल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों आप एक ही कक्षक में डाल दीजिए। मान लीजिए आपके पास p ऑर्बिटल थे ऐसे, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं, पहले हमने 2 इसमें भर दिए और 1 इसमें भर दिया। यही रूल ये समझाना चाहता है। अच्छा सर, तो इसका रोल क्या है इसमें, क्यों आप इसको समझा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें केमिस्ट्री का कोई विशेष योगदान तो है ही नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन भरना सिखा रहे हैं केवल। ये इसलिए बता रहे हैं कि ये उसके अस्थायित्व का भी निर्धारण करवाते हैं, साथ ही साथ उसके चुंबकीय व्यवहार का भी निर्धारण करवाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को जब हम आप फिल करते हैं इसमें, तो उनकी किसका निर्धारण करवाता है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो कक्षक है
इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं इनका चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा, इनके चुंबकीय आघूर्ण कैसे होंगे, इनका अस्थायित्व कैसा होगा, इन सारी बातों का निर्धारण आप इस नियम की सहायता से करते हैं। ठीक, तो आइए नियम को एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं। क्या इस नियम के अनुसार ये कहा जा रहा है कि किसी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे जब तक कि उसके प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, जब तक कि उसके प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। आइए मैं एग्जांपल के थोड़ा इसको समझाता हूं। सबसे पहला नाइट्रोजन ले लिया मैंने, क्या ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया। इसका क्रमांक 7 होता है, तो 7 का जब हमने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहले हमने दिखाया यहाँ पे 1s का दिखा दिया, ये 2s का दिखा दिया, ये 2p का दिखा दिया। आप वैसे भी नाम दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं, डिजाइन जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाए। फिर मैंने यहाँ पे एक गलत ढंग का दिखाना चाहा और एक सही ढंग का, तभी तो आप कंपेरिजन करवा पाएंगे। ये देखिए, ये भी आपका उसी का दिखा दिया मैंने ऐसे। अब भाई 7 इलेक्ट्रॉन पहले मैंने भरे, क्योंकि यस का ऑर्बिटल है, फूल भी होंगे, उसके बाद ये आगे मूव करेगा। ये एक ही इलेक्ट्रॉन मैंने यहां भर दिया। सेम ऐसे ही जब हमें हुंड का नियम नहीं पता था तो हो सकता है मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दूं। तो नाइट्रोजन के जो यहां पर सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नाइट्रोजन का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, वो यही है। क्योंकि हुंड ने ये कहा है ना कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे जब तक कि उसके प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। अब आपके माइंड में एक प्रश्न ये क्लिक कर रहा है कि सर आप बताइए, जब यहां आप तो पहले युग्मित करवा दिए, आगे कक्षक खाली थे, तो भाई एस के पास केवल एक ही कक्षक तो होते हैं, पहले वो एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर उसके बाद अगले इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा दिया ना, तो इसमें और कोई प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं। इस कारण से, जबकि यहां देखो तीन कक्षक थे, इसलिए हमने सब में एक एक भरा, पहले 2 में भर दिया, तो ये गलत हुआ। यानी कि ये गलत विन्यास, ये गलत वितरण है और ये सही वितरण है इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में। समझ ना आप? तो इस तरह से आप हुंड का नियम पढ़ लिए, पॉली का अपवर्जन नियम पढ़ लिया, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ लिया। आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, वो होगा हमारा आहवाव का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, और साथ साथ हम कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। इसके बाद आपको बताऊंगा कि किसका अस्थायित्व ज्यादा होगा या कम होगा, साथ ही साथ आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे और उसका चुंबकीय व्यवहार। बस इतनी टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। ये चैप्टर आपका कल में भी हो सकता है कि ये समाप्त हो जाए, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने जो भी नए फ्रेंड्स आपके साथ आए हुए हैं, आपके नए विद्यार्थी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप वीडियो को शेयर किया कीजिए और उनसे ये जरूर कहा कीजिए कि क्वेश्चन जो दिए जाए उनको सॉल्व करा करें, ठीक है। और आप लोगों से ये कहा जाता है बार बार कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें। और कुछ लोग, मुझे लगता है, लाइक वाले से बटन पहचान ही नहीं पाते, जो ऐसे बना नहीं रहता, जहां ऊपर लिखा रहता टैग, उसके बगल ऐसे बना, तो वीडियो को लाइक भी कर लिया करें। और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।